वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए जल्दी से। देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, उम्मीद है आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो पहले इसके पहले वाली जो लास्ट क्लास हमने पढ़ाई हुई है, पहले उसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये सेकेंड पार्ट है आपका, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो कल हमने क्या देखा था, इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने अकबर के काल के जो ग्रंथ थे उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। याद है किसी को? भूले तो नहीं है ना? भूलना नहीं है। देखिए, क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक एक चीज को बहुत गहराई से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे सभी लोग। ठीक है, जितना पढ़ा दें आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे हमारे साथ में तो और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दिया करिए सभी तक, ताकि सभी लोग जुड़ सका करें क्लास में। ठीक है, चलिए। तो हमने कल जो क्लास पढ़ाई हुई थी उसमें हमने आपको अकबर काल के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में समझाया हुआ था कि अकबर के काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। जल्दी से छाप के बताइए कौन कौन सी कैटेगरी थी वो तीनों। फिर हम आपको पूरे तीनों के बारे में बताएंगे। किसी को याद है तीनों कैटेगरी में कौन कौन से ग्रंथों को रखा गया था? किसी को मालूम हो तो जल्दी से फटाफट से छाप दीजिए। और जो लास्ट में ये वीडियो देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, जब ये लाइव चल रही है उसके बाद देख रहे हैं, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो 3 कैटेगरी हमने बांटी थी उनमें कौन कौन से ग्रंथ आपके आते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम समझते हैं कल हमने जो पढ़ाया था उसमें हमने 3 कैटेगरी बांटी थी। एक अभारतीय ग्रंथों के चित्र, दूसरा भारतीय ग्रंथों के चित्र और तीसरा था आपका ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्र। ठीक है, तो पहला नंबर का जो था आपका अभारतीय ग्रंथों के चित्र, उनमें से हमने पहला चित्र देखा हुआ था हमजानामा। ठीक है, चित्र नहीं, हमजानामा ग्रंथ के बारे में हमने कल पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। जिसने नहीं पढ़ी है क्लास तो पहले जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, फिर सेकेंड नंबर में यहाँ पढ़िएगा। ठीक है, तो हमने अभारतीय कथाओं के जो चित्र थे उसमें हमने हमजानामा को ग्रंथ को पढ़ लिया था अच्छे से। ठीक है, इसमें जितने भी चित्र बने हुए थे, जितनी भी इनकी विशेषताएं थी, कहाँ कहाँ से कितने कितने चित्र इसमें मिले हैं, कौन से कलाकार का नाम वर्णित मिलता है, तो ये सब चीजें हमने हमजानामा के बारे में कल पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, हमजानामा पढ़ लिया है। अब जो अभारतीय कथाओं के चित्रों में बाकी ग्रंथ बचे हुए हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्लस दूसरे नंबर पे हमने क्या बांटा था, एक अभारतीय कथाओं के चित्र बांटा था, दूसरा क्या बांटा था, भारतीय कथाओं के चित्र। तो आज हम दूसरा जो पार्ट है भारतीय कथाओं के चित्र, उनको भी आज हम पूरा पढ़ लेंगे इधर से। ठीक है, ये भारतीय हो जाएंगे और जो अभारतीय हैं उनको पहले हम निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सभी लोग आ चुके हैं। देखिए, टाइम से आया करिए बिल्कुल। ठीक है, जो आपको टाइम दिया गया है आपका 9 बजे रात में, उसी टाइम पर आपको उपस्थित होना है, ना इधर ना उधर। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और सभी लोगों का फिर से वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। एंड जितना पढ़ा देंगे बिल्कुल एकदम एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, चलिए आ जाए। देखिए क्या दिया हुआ है अभारतीय कथाओं के चित्र के बारे में। इसमें हमने तूतीनामा, हमजानामा, हमजा निजामी और दीवाने हाफिज 4 ग्रंथ हमने इसमें देखे हुए थे। ठीक है, एक पढ़ चुके हैं हमजानामा, जिसने नहीं पढ़ा है जाकर देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आता है आपका तूतीनामा। ठीक है, पहले हम तूतीनामा को बताते हैं फिर बाकी देखते हैं। ठीक है, तूतीनामा की बात करें तो तूतीनामा के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसके टाइम से रिलेटेड, कि तूतीनामा ग्रंथ का जो वर्णन मिलता है हमें, जो लिखा जाता है इसका टाइम बताइए। तो टाइम आपका क्या है तूतीनामा का, 1560 से 68 के बीच में तूतीनामा को लिखा जाता है। ठीक है, हमारे साथ साथ बोलते चलिए, जैसे हम बोल रहे हैं तूतीनामा 1560 से 68 के बीच में, ऐसे आप बोलिए, अपने मुंह से बोल बोल के साथ में एक्टिविटी भी करते जाइए। ठीक है, टाइप भी करते जाना है और बोल बोल कर कि तूतीनामा 1560 से 68, जितना हम बोलेंगे आपको भी बोलना है साथ में, और साथ में टाइप भी करते जाना है। जितना बोलेंगे, जितना टाइप करेंगे, गतिविधि साथ में करेंगे, उतनी ही जल्दी याद होगा। ठीक है, तो तूतीनामा का टाइम क्या है, 1560 से 68 हो गया।
आगे तूतीनामा के बारे में पूछा जाता है कि इसमें किसका वर्णन मिलता है, ये किस चीज की कथा मिलती है इसमें। तो इसमें तोते की लव स्टोरी मिलती है। क्या मिलती है? तोते का प्रेमालाप मिलता है। ठीक है, तोते का क्या मिलता है? प्रेमालाप मिलता है। ठीक है, तो तोते का प्रेमालाप। और तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तो तू ती ती आ रहा है ना नाम, तू ती ती आ रहा है ना नाम में, तो ती से याद रखना है 3, 103। ठीक है, तो इसमें 103 चित्र बने हुए हैं। तूतीनामा में कितने चित्र? 103 चित्र। कब लिखा जाता है? कब लिखा जाता है? 1560 से 1568 के बीच में लिखा जाता है। कितने चित्र? 103 चित्र हैं। और इसमें किसका वर्णन है? तो तोते का प्रेमालाप दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फर्स्ट पांडुलिपि है जिसमें गहरी छायांकन विधि को दिखाया गया है। मतलब गहरी छायांकन पद्धति को कौन सी पांडुलिपि में दिखाया गया है? कौन सी पांडुलिपि है जो गहरी छायांकन पद्धति को वर्णित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा तूतीनामा। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आप लोग ऊपर ऊपर का बिल्कुल से मलाई मलाई पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा भी गहराई से पूछ ले तो फंस जाते हैं। तो यहाँ से पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो समझिएगा, तोते का प्रेमालाप है और 103 चित्र हैं। फर्स्ट पांडुलिपि यही है जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तूतीनामा को कौन से संग्रहालय में संग्रहित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर किया गया है? तो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में इसको रखा गया है। तो इधर से 4 से 5 फैक्ट बनते हैं, केवल इतने ही आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो तूतीनामा के बारे में क्या देखा हमने? तोते का प्रेमालाप है, 103 चित्र हैं। फर्स्ट पांडुलिपि है जिसमें गहरी छायांकन पद्धति मिलती है। चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में इसको रखा गया है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। तो हमने तूतीनामा देख लिया, हमजानामा हो ही गया था। अब हम बात करते हैं खमसा निजामी की। खमसा निजामी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है कि इसको संग्रहित किया गया है लंदन में। कहां पर? लंदन संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया है। केवल इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे दीवाने हाफिज की। ठीक है, तो यहां तक आपको कंप्लीट हो गए, तीनों हो गए। आगे चलते हैं दीवाने हाफिज, जो कि 1610 में इसका निर्माण होता है, इसका लिखा जाता है। ठीक है, तो दीवाने हाफिज के बारे में क्या है कि इसमें शेरो शायरियों के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि ये जो आपका दीवाने हाफिज है ना, इसमें कोई भी आपकी समस्या हो, उस समस्या का निदान इस ग्रंथ में रहता है। ठीक है, तो ये चीज किसमें वर्णित है? ये चीज दीवाने हाफिज में वर्णित है। 1610 में इसको लिखा जाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करते हैं कि ज्यादा लंबी क्लास ना हो, छोटी सी ही क्लास में आपका पूरा संसार समा जाए। ठीक है, हाँ। और एक चीज याद रखिएगा, पूरा संसार है आपका आर्ट। कहने को तो छोटा सा सब्जेक्ट लगता है, अरे आर्ट पढ़ रही हो, बहुत आसान है। लोगों को कहने के लिए आर्ट सब्जेक्ट बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आर्ट खुद में एक बहुत बड़ा संसार है और संसार को हम छोटी छोटी मोती बनाकर उसको पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं समझ में ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो हमारी मेहनत है उसको आपको बताना जरूर है कमेंट बॉक्स पे कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्या हमने देखा दीवाने हाफिज के बारे में कि इसमें जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उसका निदान इस पुस्तक में मिलता है, इस ग्रंथ में मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? शेर शायरियां दी गई हैं। किसकी? हाफिज शिराजी की शेरो शायरियां इसमें दी गई हैं। याद रखना, कौन सी? इसमें दीवाने हाफिज में। कब लिखा जाता है? 1610 में लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मुगल काल की ऐसी कौन सी पांडुलिपि है, ऐसी कौन सी पहली पांडुलिपि है जिसमें हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है। कौन सी पांडुलिपि है जिसमें हस्ताक्षर मिलते हैं? तो वो कौन सी है? दीवाने हाफिज ही है, इसमें हमें हस्ताक्षर मिलते हैं। यही से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि मुगल काल की पहली हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि कौन सी है? 4 ऑप्शन दे देगा, तूतीनामा, हमजानामा, खमसा निजामी, दीवाने हाफिज। तो आप क्या लगाएंगे? छाप दो जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पांडुलिपि है जिसमें सबसे पहले
हाशिया बनाना स्टार्ट होता है, आरंभ होता है, तो ये होता है आपका दीवाने हाफिज में, ठीक है। और जो हाशिया बनाए गए हैं वो कौन सी शैली में बनाए गए हैं, ईरानी शैली या फिर फारसी शैली बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जाता है दीवाने हाफिज को कहाँ रखा गया है, तो ये रजा किसमें, राजा पोथी खाने रामपुर में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कहाँ, अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो समझिएगा जो दीवाने हाफिज है इसको रखा गया है रजा पोथी खाना रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये चारों आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है तूतीनामा के बारे में, यहां से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अकबर काल के चित्रित ग्रंथ में पहले नंबर पे अभारतीय कथाओं के चित्र हैं, उनमें से आपके 4 आते हैं मोस्ट कौन से, तूतीनामा, हमजानामा, खमसा निजामी जो कि लंदन में रखा गया है, दीवाने हाफिज। अब तूतीनामा को हम देखेंगे तो तूतीनामा का जो काल मिलता है वो 1560 से 68 का टाइम मिलता है और इसमें तोते का प्रेमालाप दिखाया गया है। इसमें 103 चित्र हैं और पहली पांडुलिपि है जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का मिलता है प्रयोग, ठीक है। चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में इसको रखा गया है। और फिर आता है आपका खमसा निजामी, इसको लंदन संग्रहालय में रखा गया है। हमजानामा पढ़ा चुके हैं पहले, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे दीवाने हाफिज की बात करें तो हाफिज सिराजी की शेर व शायरियां लिखी हैं और इसमें सभी समस्याओं का निदान दिया हुआ है और पहली हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि यही है और हाशिया चित्रण सबसे पहले इसी में होता है और रजा पोथी खाना रामपुर उत्तर प्रदेश में इसको रखा गया है। तो आपका जितना भी ये अभारतीय कथाओं के चित्र के ग्रंथ थे वो सब हमने पूरे आपके निपटा दिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, भारतीय कथाओं के चित्रों की बात कर लेते हैं, ठीक है, उनको समझ लेते हैं। भारतीय कथाओं के चित्रों की बात करते हैं तो इसमें आपको 4-5 देखने को मिलेंगे मेन जिसमें मतलब आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है और बाकी केवल उनका ये पढ़ना है कि इनका अनुवाद किसने किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है पंचतंत्र, ये भारतीय वाला है, ठीक है, हमने हेडिंग नहीं लगाई है क्योंकि जगह नहीं थी इस वजह से, ठीक है। तो ये हमने भारतीय वालों को पढ़ लिया ऊपर और कल भी पढ़ा था। आज हमें भारतीय कथाओं के चित्रों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहले नंबर पे आता है पंचतंत्र। इसकी कहानी क्या है समझ लीजिए। पंचतंत्र जो है ना इसको लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इसकी 2 चीजें हैं, क्या, ये पहली बात तो आपको याद रखना है, ये पूरा जो वृत्तांत चल रहा है ये पूरा वृत्तांत अकबर के समय का चल रहा है, ठीक है। मतलब अकबर के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सब लिखी जा रही हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये अकबर के टाइम का चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात अब समझिएगा इधर से कि जो पंचतंत्र है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है इसको समझिएगा। एक फारसी में अनुवाद किया जाता है पंचतंत्र का और एक अरबी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। फारसी में जो अनुवाद किया जाता है पंचतंत्र का उसका नाम हम क्या रखते हैं, अनवर-ए सुहेली नाम रखते हैं। क्या रखते हैं फारसी में अनुवाद, अनवर-ए सुहेली नाम होता है। और जो हम इसका अरबी में नाम रखते हैं वो होता है कलीला दिमनाह, अरबी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ सभी लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ 3 नाम देखने को मिलते हैं, कलीला दिमनाह, अयार दानिश, अनवर सुहेली। तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ते तो आप ये हैं कि पंचतंत्र का ही अनुवाद है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैसे कैसे ये नाम होते हैं, ठीक है। समझिएगा कि हमने बताया हमने बताया आपको कि जो पंचतंत्र है उसको 2 टाइप से बांटा जाता है। एक अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया जाता है और एक फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। फारसी भाषा में जो अनुवाद किया जाता है वो अनवर सुहेली के नाम से किया जाता है। कैसे याद रखेंगे, सा से सुहेली, फारसी में भी सा आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अनवर सुहेली फारसी, ठीक है। कलीला दिमनाह की बात करें तो बाकी जो बचेगा वो आपका अरबी भाषा में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, जैसे आज के टाइम पर नाम चेंज हो रहे हैं, जिसको जैसा नाम पसंद आता है वैसा ही नाम चेंज कर देते हैं राज्यों का या किसी भी चीज का, ठीक है। वैसे ही अकबर जो था मनमौजी टाइप का इंसान था, उसने कहा कि हमें जो ये कलीला दिमनाह नाम रख दिया है जो ये कलीला दिमनाह रख दिया है ये हमें नाम जच नहीं रहा है, तो इसने नाम परिवर्तित कर दिया था। किसका, कलीला दिमनाह का जो अरबी भाषा में था इसका नाम परिवर्तित करके अयार दानिश करवा दिया था। क्या करवा दिया था, अयार ए दानिश करवा दिया था। और इसमें कितने चित्र मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 96 चित्र मिलते हैं।
कितने 96 चित्र मिलते हैं। और ये किसने इसमें जो चित्रण हुआ है ना वो ज्यादातर पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। किसमें? IRA दानिश में। समझिएगा अकबर के टाइम की ही बात चल रही है ये सब कुछ, ठीक है। तो क्या हमने देखा, IRA दानिश में 96 चित्र मिलते हैं। अबुल फजल ने इसमें चित्रण का काम किया हुआ है IRA दानिश में। तो पंचतंत्र के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी हम रिपीट भी करवाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। हर चीज आपके अकॉर्डिंग ही चल रही है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आप लोग सोचे कि आप जैसा ऑर्डर देंगे कि मैम ऐसा करिए वैसा करिए, तो वो चीज गड़बड़ा जाएगी। हमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए, देखिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पंचतंत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। जितना रिपीट करेंगे उतना जल्दी याद होगा, ठीक है। पंचतंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक अरबी भाषा में कन्वर्ट हुआ, अनुवाद किया गया, एक फारसी भाषा में। अरबी भाषा में कलीलाह दिमनाह के नाम से, फारसी भाषा में अनवर सुहेली के नाम से। फिर अकबर क्या करते हैं कि अरबी भाषा में जो कलीला दिमनाह है वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, चलो बदल दो इसका नाम, क्या रख देते हैं, IRA दानिश रख देते हैं, ठीक है। IRA दानिश में टोटल कितने चित्र हैं, 96 चित्र हैं। और इसमें जो चित्रण मिलता है वो हमें पशु पक्षियों का चित्रण मेनली मिलता है, ठीक है। और पूछा जाता है इसमें काम किसने किया है IRA दानिश में, तो इसमें किसने किया है, अबुल फजल ने इसमें काम किया हुआ है, ठीक है। समझ गए। तो ये जो चीजें हैं अभी चल रही हैं भारतीय कथाओं के चित्रण की बात, ठीक है। चलिए पहला हो गया आपका पंचतंत्र, दूसरे की बात कर लेते हैं। चलिए दूसरा आता है आपका रज्मनामा। क्या आता है, रज्मनामा। इसका जो लिखा गया है, हाँ चलिए देखिए रज्मनामा की बात करें, इसको जो लिखा गया है कब लिखा गया है एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए रज्मनामा को जो लिखा गया है 1582 से 89 के बीच में लिखा गया है। देख रहे हैं एक ग्रंथ को लिखने में कितना धीमे 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 काम होता था, ठीक है। तो 8 साल में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या है, रज्मनामा 1582 से 89 के बीच में लिखा जाता है। अब समझिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए चलते हैं आगे। दिया हुआ है, पूछा जाएगा इसमें कि जो रज्मनामा है ये किसका अनुवाद किया गया है, तो महाभारत ग्रंथ को फारसी भाषा में कन्वर्ट करके या अनुवाद करके क्या नाम दिया गया है, रज्मनामा नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। और किसने किया है ये, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किसने किया हुआ है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। और ये दिमाग में सेट रखना है आपको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रज्मनामा में टोटल कितने चित्र मिलते हैं, 169 चित्र मिलते हैं। लेकिन क्या होता है समझिएगा ध्यान से, 169 चित्र मिलते हैं, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा। चलिए क्या है, 169 चित्र मिलते हैं रज्मनामा में और ये 3 जिल्दों में इसको विभक्त किया गया है, ठीक है। अब जो 169 चित्र मिलते हैं इनमें से जो 21 चित्र हैं वो दसवंत के बनाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, रज्मनामा में कितने चित्र दसवंत ने बनाए हुए थे, बताइए। 21, 61, 64, 65 ऐसे दे देगा तो आंसर क्या होगा आपका, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 चित्र किसने बनाए, दसवंत ने। 169 चित्र हैं इसमें टोटल। और इसमें जो काम किया है ना वो लगभग 50 चित्रकारों ने काम किया है। रज्मनामा में कितने चित्रकारों ने लगभग काम किया हुआ है, तो 50 चित्र। देखिए रज्मनामा पूछे या फिर हमजानामा पूछे, दोनों में ही 50 चित्रकारों ने लगभग काम किया है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 169 में से 3 जिल्दों में मतलब बांटा गया है और 21 चित्र बनाए हैं दसवंत ने। और किसने किसने मेन जो कलाकार मिलते हैं वो भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कलाकार है जो रज्मनामा से संबंधित नहीं है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो मेन तो आपका दसवंत हो ही गया, 21 चित्र बना गया है। आगे इनमें बसावन भी है, मिस्किन भी है, ये सब है, ठीक है। और टोटल कितने कलाकारों ने काम किया है, 50 कलाकारों ने, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल TH हैंडले जो हैं इन्होंने इसके जो इसमें 169 चित्र है ना, इसके 148 चित्र अपनी पुस्तक में छपवाए थे। किसने, कर्नल TH हैंडले ने कितने चित्र अपनी पुस्तक में छपवाए थे, 148 चित्रों को अपनी पुस्तक में छपवाए थे इन्होंने। ये भी दिमाग में रखना है आपने, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका रज्मनामा भी कंप्लीट हो जाता है, किसने इसका अनुवाद किया है, अभी हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है।
तो इसका जो अनुवाद किया हुआ है किसने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इसको कब लिखा जाता है, तो आपके सामने टाइम दिया हुआ है 1582 से 89 के बीच में इसको लिखा जाता है, ठीक है। और 169 चित्र हैं, 21 चित्र दसवंत ने, 52 मिस्किन ने, टोटल 50 चित्रकार। देखिए जितना रिपीट करेंगे ना, हमें पता है कि आप एक नंबर के आलसी हैं। हमने एक बार बोल दिया तो आप एक ही बार सुनेंगे, दोबारा नहीं सुनने वाले, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं कि जितना ज्यादा सुनेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका रज्मनामा हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रामायण की तरफ, ठीक है। रामायण को देख लेते हैं। तो रामायण भी आपका इसी में आएगा, भारतीय कथा के चित्रों में, ठीक है। रामायण के बारे में देखें, समझेंगे। पूछा जाएगा रामायण का भी फारसी में अनुवाद किसने किया है, यही कादिर बदायूनी ने ही किया है इसमें भी, ठीक है। रज्मनामा और रामायण दोनों ही रा से स्टार्ट है और दोनों का ही बदायूनी ने किया हुआ है, क्लियर। इसमें 5 चित्रकारों का नाम मेनली मिलता है चित्रण में। इस ग्रंथ में जो चित्रण हुआ है, चित्रण कार्य हुआ है, उसमें हमें 5 कलाकारों के नाम मिलते हैं। पांचों के आपको बिल्कुल से रट के रखने हैं, जिसमें से मेन जो कलाकार आपका है बसावन। कौन है, बसावन, जो यहाँ पर हमें मिलता है वो सबसे मेन कलाकार के रूप में मिलता है। सबसे ज्यादा काम जो है इसी ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, तो कौन कौन से हैं 5, याद रख लो। बसावन, मीर सैयद अली, अब्दुस्समद, फारूक बेग और दसवंत, ठीक है, याद रखना है। देखो हम आपको ट्रिक बता देते हैं इसकी, ठीक है। इसकी हम ट्रिक बता देते हैं। बम दफा आपको कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक, बम दफा से याद रख लीजिए। बा से बसावन हो जाएगा, माँ से मीर सैयद अली हो जाएगा, और दा से हो जाएगा दसवंत, और फा से हो जाएगा फारूक बेग, और जो बड़ा आ का डंडा लगा है इससे आपका छोटा आ मतलब अब्दुस्समद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से रामायण का जो चित्रण हुआ है कौन कलाकार नहीं है। 5 आपको पूरे रटने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और आप जान रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है, हो सकता है कि ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि रामायण में जो चित्रण कार्य हुआ है इनमें से कौन उसमें नहीं मिलते हैं चित्रण कार्य में, ठीक है। 5 याद रख लेने आपको, बम दफा आपको ये ट्रिक पूरी याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फैजी के बारे में। फैजी जो है इन्होंने 3 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है। फैजी ने 3 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है। कौन कौन सा, समझ लीजिए। देखिए पहला है भगवत गीता, दूसरा है नल दमयंती, तीसरा है लीलावती। किसका किसका, नल दमयंती, लीलावती और गीता, ठीक है, याद रखना है। चलिए हाँ पूरे लिखे हैं, चलो ठीक है, हाँ पूरे लिखे हैं। हमें लगा कि छूट गया लगता है। हाँ ठीक है, सही लिखे हैं। देखिए भगवत गीता, नल दमयंती और लीलावती, इन तीनों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है वो किसने किया है, फैजी ने किया है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्या है, इसकी हम ट्रिक भी बता दें आपको, फैजी वाली, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि फैजी ने किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया है। तो आपको गदर आप लोगों ने मूवी देखी ही है, तो आपको बस इतना याद रखना है, गदल। आप तुतला रहे हैं, हकला रहे हैं, इसलिए आप गदर नहीं बोल पा रहे हैं, आप थोड़ा सा तुतला जाते हैं तो बोलते हैं गदल। गा से भगवत गीता याद रखना है, गीता। दा से आपका क्या होगा, नल दमयंती हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, ला से क्या है, लीलावती। तो इस तरह से इन तीनों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है वो किसने किया है, फैजी ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हरिवंश पुराण की बात करें, हरिवंश पुराण की जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है हरिवंश पुराण। तो हरिवंश में ये सीटी वाला शाह आ रहा है, और इसी से याद रखना है, सीटी वाला शाह वाला ही आंसर आपका हो जाएगा, मौलाना शीरी हो जाएगा, ठीक है। तो हरिवंश पुराण का क्या हुआ, शीरी हो जाएगा, ये याद रखना है। आगे अथर्ववेद की बात करें, तो अथर्ववेद जो है अपने हिंदू धर्म में वेदों को माना जाता है ना, तो अथर्ववेद से याद रख लीजिए, अथर्व मतलब हिंदू धर्म से, तो हिंदी याद रखना है, सर हिंदी हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद का क्या है, इब्राहिम, सर हिंदी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा पूछे जाते हैं। एक साथ आपको एक जगह पर नहीं मिलने वाला, कहीं भी बहुत
खोजना पड़ेगा, तब कहीं आप ढूंढ पाएंगे। इसलिए एक साथ आपको अगर मिल रहा है तो थोड़ी सी कद्र कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए समझिए, अभी बाकी है। तो हरिवंश पुराण मौलाना शीरी हो गया, अथर्ववेद हाजी इब्राहिम शेर हिंदी हो गया, फिर लास्ट में दिया है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी बहुत पूछा जाता है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया हुआ है, तो ये किया है मुल्ला शाह ने किया है। ये सब अकबर के ही टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो राज तरंगड़ी का जो किया है वो मुल्ला शाह ने किया है, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने अब भारतीय कथाओं के चित्रों का रिपीटेशन कर लिया है, रिपीट हो चुका है। अब हम चलते हैं भारतीय कथाओं के चित्रों को रिपीट करते हैं। हमने बताया पंचतंत्र के बारे में कि पंचतंत्र को दो टाइप से बांटा गया, एक अरबी भाषा में, एक फारसी भाषा में। अरबी भाषा में बांटा गया है कलीलाह दिवनाह के रूप में, और फारसी भाषा में बांटा गया है अनवर सुहेली के नाम से, ठीक है। जो आपका अरबी भाषा में कलीलाह दिवनाह के नाम से बांटा है, इसको बाद में अकबर ने नाम चेंज करके क्या रख दिया, अयारे दानिश रख दिया। और इसमें टोटल कितने चित्र थे, 96 चित्र थे। और इसमें जो काम किया है वो किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। तो यहां तक आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रज्मनामा की बात करते हैं। इसको जो लिखा जाता है वो 1582 से 89 के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। और इसको जो फारसी में अनुवाद किया है वो कादिर बदायूनी ने किया है, और ये किसका अनुवाद है, महाभारत का अनुवाद है, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जाता है इसमें कितने चित्र हैं, 169 चित्र हैं, 3 जिल्द में इसको बांटा गया है, और इसमें 21 चित्र जो हैं वो दसवंत के द्वारा बनाए गए हैं, और बसावन मिस्किन ने भी इन चित्रों में काम किया हुआ है, ठीक है। टोटल कितने चित्र हैं इसमें, 50 चित्रकार हैं, इन्होंने काम किया हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट करने का। और कर्नल टी.एच. हैंडले जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक में 148 चित्रों को इसी से लिया हुआ है, ठीक है, छपवाया हुआ है, प्रकाशित किया हुआ है। अब बात करते हैं रामायण की। तो फारसी में अनुवाद किसने किया इसका, बदायूनी ने किया है। 5 चित्रकारों ने इसमें काम किया है, बसावन, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, फारूक बेग, दसवंत, जिसकी ट्रिक है बम दफा, ठीक है। भगवत गीता का नल दमयंती, लीलावती, इन तीनों का अनुवाद किसने किया है, फारसी भाषा में फैजी ने। हरिवंश पुराण का मौलाना शीरी ने, अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम शेर हिंदी ने, राज तरंगड़ी मुल्ला शाह ने। तो इस तरह से आपका जो भारतीय कथाओं के चित्र थे, ग्रंथ थे, वो हमने यहाँ से समझ लिए अच्छे से, ठीक है। अब बताइए क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, बताइए। आज देखिए हमारा जो है ना दो मतलब कि अकबर काल की जो ग्रंथ को हमने 3 भागों में बांटा था, उनमें से 2 भाग आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब भारतीय कला और भारतीय, अब ऐतिहासिक जो बचा है ना उसको हम कल निपटा देंगे, ठीक है। ऐतिहासिक जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप लोग सब कुछ देखेंगे, अकबरनामा और भी जाने कितने हैं वो सब देखेंगे, इसलिए उसको हम कल पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, उसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बताइए क्लास कैसी लगी आपको। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया करिए, ठीक है, या लिखते जाया करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। और देखिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत आपको देखनी है, और आपकी जो मेहनत है वो हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब चीजें करवा रहे हैं हम आपके सामने, ठीक है। और वीडियो लाइक नहीं की है तो फटाफट से लाइक कर दो हमारे लिए, ठीक है, हमारी मेहनत के लिए। चलिए फिर ऑफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब।